हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला दिया रहे तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं और हमने उस पर एक सवाल भी बनाया था। आज मैं आपको नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ। इसका नाम है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन है ना। होता क्या है इसको समझते हैं पहले। एक्चुअली केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो समझते हैं, है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या है इसे समझते हैं पहले। आइए देखिए, केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब वो होता है कोई एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को जब हमने सिंबल्स में लिखा, जब उसे, है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए, तो हमारा बन के आया क्या, केमिकल इक्वेशन, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ केमिकल इक्वेशन का। देखिए, जैसे हमने Mg लिया और उसको रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ, तो हमारा बन के आया MgSO4 प्लस H2। अब देखिए, ये एक्चुअली ये रिएक्शन यहाँ हो नहीं रहा है। ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है ये रिएक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को मैंने जब सिंबल्स में डिनोट किया तो इसे हमने बोला कि ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो वो हमें जानना होगा कि केमिकल इक्वेशन के क्या क्या बात होते हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन का क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या बातें जाननी होगी केमिकल, तो रिगार्डिंग केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बातें जाननी होगी। तो पहली बात है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो किसी वैलिड केमिकल रिएक्शन को फॉलो करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिखा और वो रिएक्शन आपका, वो इक्वेशन केमिकल रिएक्शन होता ही है। जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं आपके लिए कि मैंने लिया ZnSO4 प्लस H2, ये आपको बनेगा H2SO4 प्लस Zn। ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है, ये ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए ये वैलिड केमिकल इक्वेशन ही नहीं है। तो कहने का मतलब, केमिकल इक्वेशन एक वैलिड केमिकल रिएक्शन को फॉलो करना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि केमिकल इक्वेशन में ऑलवेज क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, रहता है। वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। कहने का मतलब कि चार्जेस पहले और बाद में सेम होते हैं, और मास भी पहले और बाद में क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए, मैंने लिया एक रिएक्शन लेता मैं, है ना। मैं लेता हूँ CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अब देखें, यहाँ पर ये 100 ग्राम है और ये आपका हो जाएगा 56 ग्राम और ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो इसका 100 ग्राम, इसके 56 ग्राम और 44 ग्राम में, तो यहाँ मास जो है वो कंजर्व है। और इसीलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग यही बताता है कि मास जो है वो नहीं बनाया जा सकता है और नहीं उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट जो बात है कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है
तो केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज प्योर सब्सटेंस ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, ऑलवेज पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लिखूं, जैसे क्या हुआ, मैंने लिया H2 प्लस 1/2 O2, रिएक्शन बना H2O। अब अगर मैं कहीं से H2 जो लेके आया वो उसमें कुछ और चीज़ें मिक्स हैं, है ना, कुछ इम्प्योरिटी मिक्स है H2 के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, तो इम्प्योरिटी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, है ना। तो जब कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और एक बात, नेक्स्ट और लास्ट बात, कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है या रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट हो रहे होते हैं, तो ऑलवेज जब रिएक्शन करते हैं तो जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं, अगर जैसे मैंने लिखा H2 लिया है और साथ में मैंने ले लिया है आपके यही इक्वेशन O2 ले लिया है, और ये आपका बना क्या, ये यहाँ पर लिया है क्या, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इसको 2 से, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसका जो 2 मोल है इसके 1 मोल के साथ ही रिएक्शन करेगा, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है और वाटर के 2 मोल ही बनाएगा, ये ऑलवेज ऐसा ही होगा। तो जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है इसी में रिएक्शन पार्ट जो है प्रोसीड करता है ना। तो हमें क्या करना है, इतना तो हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना, कुछ चीज़ें और हैं जो हमें यहाँ पढ़नी है, जैसे कुछ जो है आपके रिलेशनशिप हैं केमिकल इक्वेशन में, तो वो हमें जाना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये हमें जाना जरूरी है। क्या रिलेशनशिप है ये? पहला रिलेशनशिप है जिसे हम बोलते हैं वेट बाय वेट रिलेशनशिप, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं आपका, जैसे मैंने यहाँ लिखा Mg प्लस HCl, ये दे रहा है आपका MgCl2 प्लस H2, है ना, ये इसने दिया, इसको हमने बैलेंस कर चुके हम। अब देखिए इसका इस Mg का जो 24 ग्राम है वो हाइड्रोजन के 2 ग्राम देता है ना। या इसको अगर हम ऐसे लिखें कि इसका 1 मोल इसके Mg के 1 मोल और H2 के 1 मोल के साथ क्या करता है, देता है अपने को, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, वेट लिया है, और इसका भी वेट लिया है, इसलिए क्या हुआ, वेट बाय वेट रिलेशनशिप है। अगर हमने क्या किया, ये तो पहला रिलेशनशिप हुआ आपका, ये हमने देखा कैसे वेट बाय वेट रिलेशनशिप होता है ना। अब अगर मान लो कि हमें इसी इक्वेशन के लिए, है ना, हमें वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप देखना है ना, तो देखिए कैसे होगा, आइए देखते हैं, है ना। तो इस बार हम क्या करेंगे कि हमने Mg का तो वेट लिया 24 ग्राम, लेकिन चूंकि ये 1 मोल बन रहा है गैस, और गैस STP पे 1 मोल कितने वॉल्यूम बनाता है, 22.4 लीटर बनाता है, ये मैंने आपको बताया है ना, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितने के इक्विवेलेंट होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ देखिए ये वेट है और ये क्या है, ये है आपका वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। एवोगाड्रो लॉज में आपको बताया था मैंने STP, है ना, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस STP पर, और STP का टेम्परेचर कितना होता है, STP का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर होता है, देखिए कितना होता है टेम्परेचर
कितना 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm, ये मैंने आपको बताया था। और इतने टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम देता है 22.4 लीटर, या इसको अगर ml में कन्वर्ट करें तो इतना ml देता है आपका, है ना। अब वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं इडोमेट्री। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे आपके वेट बाय वेट रिलेशनशिप और वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो कुछ गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस भी हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। आइए देखते हो गाइडलाइंस क्या है, कि कैसे इसके ऐसे इस चैप्टर में सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो पहला जो गाइडलाइन है कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखने आना चाहिए उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का, है ना। दूसरी बात कि वो केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, बैलेंस्ड होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का हमें अमाउंट निकालना है ना, मतलब जिसका वेट हमें फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, मस्ट बी इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में ही, है ना, होना चाहिए। तो इतनी बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमसे जो है सवाल बन जाएगा। जैसे आपके लिए मैं एक सवाल बताता हूँ। आइए, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक सवाल हम बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कितना CaO जो है वो डिपॉजिट होगा, कितना मास, इसका मास निकालना है आपको, डिपॉजिट होगा अगर हम CaCO3 को क्या करें, डिकम्पोज करें, है ना। कितना ग्राम, इसके 10 ग्राम। सो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 डिकम्पोज्ड, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले अपने को केमिकल इक्वेशन लिखने आना चाहिए। जब हम CaCO3 को डिकम्पोज करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। अब देखिए, हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 10 ग्राम को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो ये कितना बनेगा, CaO कितना बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 10 ग्राम के लिए ये कितना बन रहा है, X बन रहा है। अब हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालिए, कितना आएगा, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, और यहाँ होगा 40 प्लस 16, तो कितना आया देखिए। इसको मैं फ्रेश यहाँ पे लिखता हूँ, इस जगह पे देखिए, 10x और 100 इंटू और यहाँ 56। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या आप, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपको 5.6, यानी जब हम 10 ग्राम ऑफ CaCO3 को बर्न करेंगे तो हमें 5.6 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा, CaO मिलेगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।